सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 22 का पार्ट 8 और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे गुलाम मोहम्मद शेख 1937 ईस्वी। चित्रकार, कवि व कला समीक्षक गुलाम मोहम्मद शेख ग्रुप 1890 के अन्य महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने बड़ौदा को विश्व के कला जगत में एक महत्वपूर्ण पहचान दी है। उनमें भारतीय चित्र परंपराओं का सुंदर समन्वय है जिन्हें वे आधुनिक जीवन संदर्भों के साथ उभारते हैं। उनमें कहीं कहीं यथार्थवाद और अतियथार्थवाद प्रवृत्तियाँ भी दिखती हैं, परंतु कि चिंतमात्र जन्म अवारंभिक जीवन। बड़ौदा में शेख साहब के नाम से विख्यात गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी को सुरेंद्रनगर अब गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले शेख में चित्र रचना के संस्कार बचपन से ही पढ़ने लगे थे। वे अपने बड़े भाई को कांच पर चित्र बनाने घंटों देखते रहते थे। शेख जब सुरेंद्रनगर स्थित स्कूल में पढ़ते तो गुजरात के कला गुरु कहे जाने वाले रविशंकर रावल सुरेंद्रनगर आए। उन्होंने शेख के स्कूल में बनाए गए चित्र देखे और इससे प्रभावित होकर उन्होंने शेख को काफ़ी प्रोत्साहित किया। रविशंकर रावल के प्रयासों से ही शेख को सौराष्ट्र सरकार की स्कॉलरशिप मिली और वे कॉलेज में पढ़ाई के लिए बड़ौदा पहुँचे। 1961 ईस्वी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में ललित कला में एमए किया। जब वे बड़ौदा विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकले तो यहीं कला इतिहास के प्रोफेसर हो गए। शेख के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें कला की दुनिया से ही सरोकार रखना है, लेकिन साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। यही कारण था कि शेख बाकायदा गुजराती साहित्य के प्रसार में जुट गए। उनके अंदर का कवि अब परिपक्वता की ओर बढ़ने लगा था। गुजराती भाषा में लिखी उनकी कविताएं खूब पसंद की जाने लगीं। कविता और कैनवास का तालमेल उन्होंने बाखूबी संभाला। गुलाम मोहम्मद शेख जब स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने 1960 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई। गुलाम मोहम्मद शेख को 1963 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की छात्रवृत्ति मिली, जिसके जरिए कला की पढ़ाई करने वह लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुंचे। लंदन में शेख के चारों ओर अमूर्त कला, पार कला, आधुनिक कला और परंपरात्मक भारतीय, अफ्रीकी और चीनी कलाकृतियां थीं। वहां कला के अनेक म्यूजियम थे। शेख रोज़ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में चित्रों का अध्ययन करने जाया करते थे। उन्होंने वहां के नए पुराने अनेक कलाकारों का काम देखा, साथ ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्में देखी। यूरोप की यात्राओं, फिल्मों और तरह तरह की कला शैलियों के अध्ययन का प्रभाव लेकर जब वह 1966 ईस्वी में पुणे बड़ौदा विश्वविद्यालय में वापस लौटे तो उनके सामने स्पष्ट हो चुका कि उन्हें किस तरह से काम करना है और फिर शेख के कैनवास पर कोमल रंगों के सहारे कथा और स्वप्न का मिला जुला रूप उभरने लगा। चित्रों में आकृतियों की बहुलता नजर आने लगी। इस बीच वह कवियों भी लिखते रहे। शेख के शब्दों में, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था तभी मेरी एक कविता कितनी सुंदर है, चिड़िया बन जाना प्रकाशित हुई थी। ये जो पेंटिंग है गुलाम मोहम्मद शेख कहत कबीर श्रृंखला का एक चित्र है। कैनवस पर तेल रंग संग्रह है, बडेहरा आर्ट गैलरी, नई दिल्ली। गुलाम मोहम्मद शेख की कला। शेख भारतीय मिनिएचर कला, खास तौर पर मुग़ल मिनिएचर से काफ़ी हद तक प्रभावित दिखते हैं। उनके चित्रों में 8वें दशक से संत कबीर की उपस्थिति विशेष रूप से दिखाई देने लगा। इसके पीछे था बचपन से ही कबीर के प्रति उनका लगाव। उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि कबीर जैसे महान जन कवि का भारत में न के बराबर चित्रित किया गया है। उनके कहत कबीर श्रृंखला के चित्रों में नीले रंग की प्रधानता है। इसमें कबीर एक युग पुरुष के रूप में उनके कैनवास पर अपनी समग्रता में चित्रित हुए हैं। इस श्रृंखला के एक चित्र में कबीर का रेखांकन पीली पृष्ठभूमि में किया गया है, जिसके पार्श्व में समूचे शरीर के भीतर से जनजीवन के दृश्यों को
रेखाओं से आभाषित किया गया है। गुलाम मोहम्मद शेख का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भोपाल के नवनिर्मित विधानसभा भवन में बनाया गया म्यूरल ट्री ऑफ लाइफ जीवन वृक्ष है। 1999 ईस्वी में विधानसभा के प्रवेश द्वार पर निर्मित इस विशाल म्यूरल के केंद्र में विगमन लाल रंग की पृष्ठभूमि में वृक्ष के तने के दाईं ओर सिंहासन बत्तीसी की कहानियों को 32 पुतलियों और सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। वृक्ष के शीर्ष पर व्यापक जनजीवन का चित्रण है, जिसमें गांवों, झीलों, जंगलों और शहरी भूल भुलैया का समावेश है। इस चित्र में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों का अंकन यथा ताजुल मस्जिद, मांडू का महल और ग्वालियर का दुर्ग आदि नज़र आता है। इसके अतिरिक्त अश्वारोही बाज बहादुर, तानसेन, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद, संत कबीर और गुडायल को कहानी सुनाते हुए पशु पक्षियों से घिरे हुए दिखाया गया है। मेघदूत से प्रेरणा लेते हुए जनजीवन के विराट वैविध्य को शेख ने इस चित्र में उड़ान भरते हुए मेघदूतों के रूप में दर्शाया है। कुल मिलाकर यह जीवन वृक्ष गुलाम मोहम्मद शेख की कलात्मक अभिव्यक्ति का अद्भुत और खूबसूरत नमूना है। गुलाम शेख की इमरजेंसी पर बनी एक अति प्रभावशाली पेंटिंग इस स्पीचलेस सिटी 1975 है। इस पेंटिंग में शहर के मकान जैसी खाली हो गए हैं, सिर्फ कुत्ते और चिड़ियों को देखा पहचाना जा सकता है। गुलाम मोहम्मद शेख की कैनवास पर तेल रंग से निर्मित एक अत्यंत प्रसिद्ध पेंटिंग का शीर्षक है शहर बिकाऊ है, सिटी फॉर सेल। शेख ने इस पर 1981 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। माप की यह पेंटिंग विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन द्वारा खरीद ली गई है। बड़ौदा के हिंदू मुस्लिम दंगों ने उन्हें शहर बिकाऊ है पेंट करने के लिए मजबूर किया। इस पेंटिंग के केंद्र में अमिताभ बच्चन की लोकप्रिय फिल्म सिलसिला की भी प्रदर्शित होती दिखाई गई है, क्योंकि शेख ने आधुनिक शहरी पाशविकता, क्रूरता और चारित्रिक पतन के सिलसिले के पीछे मुंबई की फिल्मों को उत्तरदायी माना है। इस पेंटिंग में लंबे चौड़े 3 लोग सिगरेट सुलगाते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक गुंडा मुस्टडा भी है। सुप्रसिद्ध वित्रानी समीक्षक और चित्रकार टिमोथी हाईमैन ने इस पेंटिंग पर टिप्पणी करते हुए मशहूर चित्रकार कॉन्स्टेबल की इस बात को याद किया है कि कलाकार सिर्फ एक चित्र पेंट करता है। अमेरिकी कवि रॉबर्ट भी इस तरह की बात कह चुके हैं। यद्यपि उनकी शैली में भारतीय लघु चित्रण शैली का प्रभाव है, किंतु उनका विश्वास परंपरा को दोहराने में नहीं है। उनके चित्रों में स्वप्न, फताशी और यथार्थ का एक नए रूप में मिश्रण मिलता है। प्रतीक्षा, भ्रमर, चक्कर खाते रास्ते, अपने केस संवारती पीठ किए बैठी एक स्त्री, नहाती हुई स्त्री, विवश होकर प्रेम करती हुई स्त्री, पीटती हुई स्त्री, खिड़की अथवा द्वार से बाहर देखती हुई स्त्री आदि में कई स्थिति मुखर हुई हैं। कई भारतीय कला शैलियों को पसंद करने वाले इस कलाकार ने पश्चिम में बहुत कुछ सीखा, लेकिन कभी नकल करने की कोशिश नहीं की। जे स्वामीनाथन और भूपेन खक्कर दोनों का काम उन्हें बहुत पसंद था। पश्चिमी कलाकारों में वह किताज व मैक्स बेकमन से काफ़ी प्रभावित थे। शिक्षक शेख न केवल एक कलाकार, कवि व लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे, बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी सक्रिय रहे। बड़ौदा कला विद्यालय में उनके रहते पिछले 2 दशक में कला शिक्षा की धारणा में बुनियादी परिवर्तन आया। बड़ौदा के योगदान को लेकर शेख काफ़ी विनम्र शब्दों में कहते हैं, बड़ा मुश्किल है बताना कि बड़ौदा में हमने क्या किया, पर हमने विद्यार्थियों के सामने दुनिया खोलने की कोशिश ज़रूर की। यह बात उनके सामने रखी कि चित्र 1 या 2 तरह का नहीं होता, हज़ारों किस्म के चित्र हो सकते हैं। अगर 500 विद्यार्थी हैं तो सभी ईजल पेंटिंग क्यों करें। अनेक माध्यम, रीतियाँ, प्रणालियाँ थीं और आज भी हैं। उन्हें दिखाना और खोलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कई कार्यशाला में ग्रामीण कलाकार आकर काम करते हैं। बंगाल के सैकड़ों पटुए आर्थिक दबाव के कारण भी चित्र बना रहे हैं। अजीत और दुखश्याम ऐसे ही 2 पटुए हैं। अजीत ने मानसचड़ी दुर्ग के कई पटचित्र बनाए हैं। उसने इंदिरा गांधी की हत्या पर भी एक पटचित्र बनाया गया है। उसने कविता भी लिखी है। वह खुद गाता है और चित्र दिखाता है।
दुष्यंत की कल्पना शक्ति अधिक धर्मनिरपेक्ष है। उसने दलालों, दहेज, निःशुल्कीकरण आदि पर अनेक चित्र बनाए। गुलाम मोहम्मद शेख की कला पर हाल ही में तुलिका बुक्स और बड़ेहरा आर्ट गैलरी से मिलकर एक वृद्ध पुस्तक एट होम इन द वर्ल्ड छापी है, जिसमें शेख की कला को जानने और जांचने का कोई कुंजियां हम खोज सकते हैं। शेख मकबरा मुंडी श्रृंखला पर भी काम कर रहे हैं। गुलाम शेख ने न्यूयॉर्क भ्रमण के दौरान वहां के एक पुस्तकालय में एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर मापा मुंडी नक्शा देखा था। मापा मुंडी में शेख ने जांचने, छानबीन करने तथा अन्वेषण करने का काम किया है। एक कुशल चित्रकार, कला इतिहासकार, कला विद्वान होने के अलावा एक कवि होने की हैसियत से भी मकबरा मुंडी के बारे में कहा जाता है कि यह 14वीं सदी का यूरोपियन नक्शा था, लेकिन इसे प्रेरणा स्रोत बनाकर शेख ने अपनी एक अलग खोज करने की कोशिश की है। शेख एक ऐसे घर की खोज कर रहे हैं जिसमें कबीर, असीसी इटली के सेंट फ्रांसिस, गांधी, जहांगीरकालीन लघु चित्र का झाड़ू लगाने वाला मजनू, हिटलर, भूपेन मक्खर आदि आपको असंख्य संदर्भ संकेत मिलेंगे। शेख ने कई आर्ट मीडियम में काम किया है, पर अब एक अलग मीडियम स्टेन्ड ग्लास विंडो पर आर्टिस्ट एम राशिधरन नायर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस की इस क्लासिक तकनीक को राशिधरन ने स्कॉटलैंड से सीखा था। लेखक गुलाम मोहम्मद शेख वार्षिक पत्रिका से कई वर्ष तक सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उससे पहले वे गुजराती पत्रिकाओं में खूब लिखते रहे। उन्होंने कला का नियमित स्तंभ लिखा, क्षितिज पत्रिका का हस्तकला विशेषांक निकाला तथा कला के इतिहास पर सीरीज लिखी। इसके अलावा सुरेश जोशी आदि नामों के साथ साहित्य आंदोलन में सक्रिय रहे। उनके गुजराती अतिथ्यवादी कविताओं का संग्रह अथवा 1974 ईस्वी ने उन्हें काफ़ी प्रशंसा दिलाई। उन्होंने एक गद्य श्रृंखला घर जाते हुए भी लिखी। अमेरिकन चित्रकला 1964 उनका अनुवादित कार्य है। प्रमुख चित्र गुलाम मोहम्मद शेख के कई चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, रिटर्निंग होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस, मनुष्य मैन, प्रतीक्षा और घुमकंडी के बारे में, अबाउट वेटिंग एंड वार्डिंग, कैनवस पर तेल रंग, बोतली सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, एक अचवा देखा रे भाई, कागज पर विवास, मुंबई लाइफ इन एंड आउट ऑफ स्टोरी, एन इमरजेंसी इमोक्रेसिस फार, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजियम, मेडिवल मीटर्स मॉडर्न, मीडियम एंड मैसेज, हार्ड प्लीज, एट होम इन द वर्ल्ड, स्पीकिंग ट्री आदि। चित्र संग्रह शेख के चित्र भारत व विदेशों के कई संग्रहालयों में मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और अमेरिका के सलेम स्थित पीवार्डी एक्सिस म्यूजियम आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित उनके चित्रों में मेघदूत 1988 ईस्वी कैनवास पर तेल रंग व दीवार कैनवास पर तेल रंग प्रमुख है। पुरस्कार सम्मान शेख को कला क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान हेतु 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1983 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2002 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। 2014 में उन्हें भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान मिला। साथ ही गुजरात सरकार द्वारा 1998 से 99 ईस्वी में रविशंकर रावल अवार्ड तथा 1961 ईस्वी में गुजरात राज्य ललित कला अकादमी ने भी अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। फिल्म 1996 ईस्वी के आसपास फिल्म निर्देशक एवं आलोचक के विक्रम सिंह ने दूरदर्शन के लिए पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज से गुलाम शेख को फिल्माया है। इस फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तो फिल्म निर्देशक शेख को एक ऐसे मकान में शूटिंग के लिए ले गए जहां दंगों की लूट तोड़फोड़ के निशान अभी मौजूद थे। शेख इस दृश्य में मन में से हिस्सा नहीं ले पा रहे थे,
निर्देशक के कट कहने के बाद वह बोले, ये दुनिया मेरी रचनात्मक का स्पेस नहीं है, इस दुनिया में मुझे जाकर क्यों दिखाया जा रहा है। निवास गुलाम मोहम्मद शेख उन गिने चुने कलाकारों में से थे जो मौजूदा कला बाजार की अहमियत स्वीकार करने के बावजूद अपने रचनाक्रम को बाजार के शोर से बचाए हुए हैं। उनकी पत्नी नीलिमा शेख भी सुपरिचित चित्रकार हैं। नीलिमा ने भूखंड चित्र ही ज़्यादातर बनाए हैं, जिनमें मनुष्य, पर्वत, पेड़ आदि को एक रूपक में बांधा है। वेन चंपा ग्रू अप नामक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला को नीलिमा शेख ने ही रचा है। यह दंपति वर्तमान में बड़ौदा में रहती है और निरंतर सृजनशील है। बॉम्बे आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई 1957 ईस्वी। इस ग्रुप का गठन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के स्थिर होने के पश्चात 1957 ईस्वी में हुआ। इसमें पैक के कुछ पूर्व सदस्य हैवार, आरा व कांडे के अतिरिक्त S.D. चावड़ा, D.G. कुलकर्णी, V.S. गायतोंडे, मोहन सावंत, S.V. पलसीकर, बाबूराव सादवल्क तथा हरिकिशन लाल थे। इस समूह के नेता के हैवर थे। इस समूह का ध्येय था अजंता तथा भारतीय लघुचित्रों से प्रेरणा लेकर भारतीय कला परंपरा तथा पश्चिम कला पद्धतियों के मिश्रण से एक नई कला दृष्टि की खोज। 1956 से 62 ईस्वी तक यानी 6 वर्ष तक सक्रिय रहकर इस समूह ने 6 विशाल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिनमें प्रत्येक कलाकार की अपनी विशिष्ट रीति, व्यक्तित्व तथा महत्व है। के हैवर ने दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। पलसीकर ने विचित्र रहस्यमय पूर्व भारतीय शैली का विकास किया। मोहन सामंत ने आकारहीन संयोजनों में गुण विषय वस्तु को अपना लक्ष्य माना। कांडे ने वस्तु संरचनाओं में टेक्सचर का प्रयोग किया। हरिकिशन लाल ने अभिव्यंजनवादी प्रभाव लिए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया तथा गायतोंडे ने अमूर्तन के तत्वों को महत्व दिया। बॉम्बे ग्रुप के कलाकार तकनीकी रूप में परंपरात्मक थे। उन्होंने आधुनिक शैलीय विशेष अमूर्त अभिव्यंजनावादक को अधिक महत्व दिया। अकबर, पद्मश्री, जहांगीर, सवाला, तैयब मेहता, होमी पटेल आदि ने भी बॉम्बे ग्रुप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1962 ईस्वी में लगभग यह ग्रुप निष्क्रिय हो गया। के हैवर 1912 से 1996 ईस्वी। के हैवर या किटगेरी कृष्ण हैवर बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक और एक दुर्लभ व्यक्तित्व वाले कलाकार थे। उन्होंने वस्तुपरक वैज्ञानिक अन्वेषक की बुद्धिक सूक्ष्मता से कलाकृतियों का निर्माण किया। भारतीय कला को पाश्चात्य कला जगत से स्वायत्त बनाने का अनुष्ठान जिन विशिष्ट भारतीय कलाकारों ने आरंभ किया था, उनमें के हैवर का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। कला जगत में वे अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। जन्म एवं आरंभिक जीवन। हैवर का जन्म 15 जून 1912 ईस्वी को कर्नाटक में उडुपी के नज़दीक एवं रमणीय एवं छोटे से गांव कंटीगेरी के तुलभाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह गांव मेले, ठेले और त्योहारों पर आयोजित नृत्य, नाट्य और गीतों के द्वारा और भी जीवंत हो उठता था। उसी परिवेश में वह पले बड़े। जीवन और कला को भावमूलक दृष्टि से देखने की अभिवृत्ति उन्हें विरासत में मिली। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने चित्रों में गांव के त्योहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति को मुखर करने में विलक्षण क्षमता का परिचय दिया। हैवर का कला की ओर झुकाव का एक और महत्वपूर्ण कारण उनके मूर्तिकार पिता थे, जो गणेश की मूर्ति बनाया करते थे। कला की प्रारंभिक शिक्षा मैसूर से प्राप्त करने के बाद 1934 से 1938 ईस्वी तक के हैवर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला का प्रशिक्षण लिया। 1948 ईस्वी तक उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में पढ़ाया। इसके पश्चात वह 1949 ईस्वी में पेरिस के अकेडमी जूलिया तथा इकॉल स्टीने में कला का अध्ययन किया। 1951 ईस्वी में भारत लौटे। यहाँ लौटकर स्वतंत्र रूप से चित्रांकन शुरू किया। 1953 ईस्वी में चित्रकला एवं मूर्तिकला की
अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सोवियत रूस, पोलैंड तथा पश्चिमी जर्मनी की यात्रा की। 1954 ईस्वी में प्रतिष्ठित कलाकारों के रूप में नवस्थापित ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य बने। 1958 ईस्वी में इंडोनेशिया की अध्ययन यात्रा पर गए। 1964 ईस्वी में न्यूयॉर्क के विश्व मेले में एक भित्ति चित्रण निर्माण हेतु उनका चयन हुआ। 1978 से 80 ईस्वी मध्य कर्नाटका ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर रहे। 1980 से 88 ईस्वी तक वह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे। 1975 से 93 ईस्वी के मध्य बर्लिन के अकेडमी ऑफ आर्ट्स के सदस्य भी रहे। के हैवर की कला इस संवेदनशील कलाकार पर आधुनिक कला जगत ने गहरा प्रभाव डाला। उनके सामने रूपकारों की एक नई दुनिया भी साकार हो उठी तथा साथ ही आधुनिक कला का वह पहलू भी जहां भारतीय परंपरा के अनुरूप रेखा और रूपाकार विद्यमान था। अभी तक उन्होंने भारतीयता को पश्चिमी कला की तकनीक के जरिए अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। सपाट आयतहीन विषय वस्तु के चित्रांकन में भारतीयता का अनुकरणात्मक निर्भर रहा, लेकिन मातिश और ब्राक जैसे आधुनिक कलाकारों का काम देखने के बाद हैवर के चित्र छाया प्रकाश संयोजन से मुक्त हो गए। उनकी संरचनाओं के छायायुक्त अंश अब मात्र रंग विन्यास तथा क्रमबद्ध होने के बदले वस्तुत अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले रंगबद्ध तथा कठोर से मृद रंगबद्ध में परिणत हो गए थे। प्रकाश व साया संयोजन से मुक्त यह रंगबद्ध लय जब तक वह रहे उनके चित्रों में प्रवहमान रहा। उनकी पेंटिंग्स मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए टाइल फैक्ट्री इस शैली की श्रेष्ठ उदाहरण है। के हैवर द्वारा निर्मित इमारत बनाने वाले श्रमिक, मछुआरे तथा रोज़मर्रा के काम करने वाली स्त्री उनकी भावप्रवणता के जीवंत रूपाकार हैं। छवियों, भित्ति चित्र तथा रचनात्मक रूपांकन जैसे कतिपय कला माध्यमों में उन्होंने समान क्षमता से कार्य किया। इसके साथ ही हैवर ने अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में भी विविधता को अपनाया। दरअसल हैवर के चित्र सौंदर्य का जो लोक रचते हैं, उनमें आत्म अनुभूति के अंतर्गत तमाम सृजनशील तत्वों को शुद्ध व स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष साकार करते हैं। सूक्ष्म रूप में वहाँ अजंता की कला, राजपूत मुगल शैली के साथ ही मिनिएचर तत्वों का एहसास भी है। इसे इन शैलियों के गहन प्रभाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे यूँ कहा जा सकता है कि उनकी इन कलाकृतियों में यह तत्व परंपरात्मक भारतीय कलाओं की अलग है। एक प्रकार से बढ़त मतलब दृश्यों का पूर्ण भारतीयपन के साथ कैनवस रूपांतरण। दूरदृश्य लघुता में वह व्यक्ति, चीज़ों और परिवेश को गहरे से उद्घाटित करते रहे। यही उनके चित्रों की आत्मीयता है। के रेखाचित्र लोक शैली पर आधारित थे। उनके रेखाचित्र में रेखाओं की बहुलता के बजाय कम से कम रेखाओं के दृश्य अनुभवों का अद्भुत भाव है। वह वलयाकार रेखाओं में सरल सीधी रेखाओं का विलोप करते हुए सर्वथा अलग तरह की मौलिकता दिखाते हैं। इसमें स्वयं उनके मस्तिष्क की गहनता, सृजनात्मक प्रक्रिया जैसी चित्र भाषा बनती है। 1964 ईस्वी में मुल्कराज आनंद द्वारा संकलित हैवर के रेखा चित्रों का एक एल्बम द सिंगिंग लाइन ड्राइंग बाय हैवर शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। मुल्कराज आनंद ने इससे प्रकाशित अनेक रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा था, वह एक तात्कालिकता है जो कि कलाकार के हाथों को देखी हुई वस्तु के करीब ले आती है। आकृतियों, ये चित्र है के हैवर, बांग्लादेश का जन्म, कैनवास पर तेल रंग की सुस्पष्ट विशेषता शांत है, लगभग बिना किसी उल्हानना, टिप्पणी अथवा व्याख्या के ऐसे रेखा चित्र हैं जिनमें रेखा क्रमी टेढ़े मेढ़े आगे बढ़ता है, रेंगता है और अनुभूति की गुजरती धारा के साथ झटपटाता है, बिल्कुल बिजली के फूल की तरह जो अचानक काले आसमान को चमक से भर देता है। भूगी रेखाओं अब मोड़ों, वृत्तों, तीव्र ढक्कों के गिर्द ढोती हैं।
जिससे कि बोध की आकस्मिक प्रतिपत्ति से प्रज्वलित होती है और हमारे दुर्बोध मस्तिष्क के भीतर कोनों में शुभद नाटक के विराम के साथ अपनी स्वयं की अनूठी जिंदगी को सांस लेने लगती है। यह रेखा पहले ही ईश्वर को आशुलिपि बन रही है, गोलों के गिर्द घूमती हुई उसके दो सरों के दोनों पार्श्वों पर बिखरती हुई। हैवर की कला के आरंभिक दौर में पाए जाए तो पता चलता है वह बचपन से ही स्मृति के आधार पर रेखाओं के जरिए देखे हुए हुबहू चित्रित कर दिया करते थे। बाद में वह अपनी पसंद की वस्तु की प्रतिकृति तैयार करने के उद्देश्य से रेखांकन करने लगे। जब वह किसी वस्तु अथवा दृश्य का चित्र बनाते तो पहले पेंसिल, पेन अथवा चारकोल से उसकी रूपरेखा बनाते और फिर उसमें रंग भरते। ऐसा करते हुए उन्हें रेखाओं को परोटने में इतनी कुशलता आ गई कि वह प्रकृतियों की बजाय उसमें स्वयं की अपनी मौलिकता भी डालने लगे। ऐसा करते हुए रेखाओं में वह धीरे धीरे कुछ इस कदर बसे कि स्वयं अपना रेखा चित्र मुहावरा ही बना दिया। एक रेखा से दूसरी रेखा के मिलने के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला सौंदर्य की तलाश में बनाए इस मुहावरे में खुद उनके अनुभव और चीज़ों को देखने में निहित भीतर के उनके सुधी संगीत श्रोता नृतक ने मदद की। इसी से उनका चित्रांकन सीधी और त्रियक रेखाओं की आह्वान परक गुणवत्ता के साथ नाचते गाने के संगीतिक आस्वाद में रूपांतरित होता चला गया। धीरे धीरे उनकी रेखाओं के न्यास जो कुछ देखा है, जैसे अनुभव किया है, उसका अनुकरण मात्र नहीं कर उनकी सृजनात्मक ऊर्जा की समाहक होती चली गई। के हब्बर की रेखाचित्र सज्जन की इस प्रक्रिया को स्वयं उनके शब्दों में ही जाने। मस्तिष्क और हाथों के अनुशासन के साथ मैंने भारतीय मूर्ति का रेखांकन शुरू किया, जो कि प्रसिद्ध स्मारकों की शोभा बढ़ाते हैं। इन रेखा चित्रों में मैंने ब्यूरो डिलेट्स को हटा दिया, लेकिन उस लयतात्मक गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जो इन मूर्तियों में गतिशील है। लय पर जोर देने की इस प्रक्रिया में मैंने रूप फॉर्म को सरलीकृत किया। बगैर पेन को उठाए रेखांकन करता और उन भागों को छोड़ देता तो इस मूलभूत लक्ष्य में बाधा बनते मैंने कुछ भागों को बढ़ाकर रेखांचित्र करना या उन्हें विरूपित करना भी शुरू कर दिया। मैंने कम से कम रेखाओं द्वारा अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने का प्रयास किया और इस प्रकार अपनी व्यक्तित्वता स्थापित की। रेखाचित्रों की बहुआयामी इस आकाश में कम से कम रेखाओं में वह विषय में निहित संवेदना को गहरे से उभारते हैं। मसलन शास्त्रीय गायक और पार्श्व में तानपुरा लिए स्त्री रूपों का अंकन करते हैं, जिसे देखकर संगीत सभा का श्रोता हुआ जा सकता है। नृत्यांगना के नृत्य का दृश्य आस्वाद में रेखाओं के गान और नृत्य का साकार होते हुए देखा जा सकता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और पौराणिक आख्यान की गति में रेखाओं को जीवंतता को गहरे से अनुभव किया जा सकता है। भावात्मक आवेग और लयतात्मक गति द्वारा निर्देश उनके रेखाचित्र देखने के हमारे परंपरागत अनुभव को बदल देते हैं। वहाँ चित्रों की जो परंपरागत परिभाषा है, उसके मायने जैसे बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य शास्त्रीय नृत्य का यदि रेखांचित्र है तो उसमें नर्तक का रूप सौंदर्य नहीं होकर वहाँ उसके भावात्मक आवेग है। नृत्य को गति से थिरकते अंगों के तमाम संवेग हैं। रेखाओं का उनका प्रवाह ऐसा है जिसमें संगीत सभा नृत्य प्रस्तुति के अंतर्गत कलाकार की बाहरी लय को नहीं बल्कि उसके भीतरी की लय को जैसे स्वर दिया गया हो। रेखा चित्र के साथ ही तमाम उनकी कलाकृतियों में रेखाओं का उनका यह प्रवाह देखने वाले की अंतर्मन संवेदनाओं का झकझोरता है। हैवर के चित्रों में पॉल गागिन और अमृता शेरगिल का प्रभाव है, परंतु मुझे लगता है कि इसे प्रभाव कहना हमारी बौद्धिक दृढ़ता है। पॉल गॉगिन और अमृता शेरगिल के प्रभाव की बात उनके चित्र में इसलिए कही जाती है क्योंकि इन दोनों ने ही जो बनाया उसके कुछ तत्व हैवर की चित्रकृतियों में भी संयोगवश दिखाई देते हैं, परंतु बारीकी से देखें तो तमाम चित्रकारों ने अपने पूर्ववर्तियों के बनाए का कुछ न कुछ असर दिखाई देता ही है। हैवर ने उनके चित्रों को देखा तो उनके बनाए
में वह स्मृतियाँ रची बसी होंगी, परंतु गौर करें तो हैवर के चित्रों में मुहावरा बिल्कुल अलग है। वहाँ यूरोपियन कला की तकनीक तो है, परंतु वह शैली और उसके बंधन नहीं है। हैवर के बनाए चित्रों में देशजता है, मिट्टी की सौंधी महक है। मसलन दक्षिण भारत की यात्रा के बनाए उनके चित्रों की श्रृंखला को ही लें। इसमें केरल की हिरतिमा का उन्होंने कैनवास रूपांतरण किया है, परंतु वहाँ दृश्य संवेदना का अनूठा उजास भी है। लैंडस्केप मानो देखे हुए, अनुभव किए हुए की कथा कहते हैं। संगीत की आस्वाद कराते हुए यही उनकी वह मौलिकता है जिसे अनुकरण या प्रभाव नहीं कहना चाहिए। ये बढ़त है, प्रभावी नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती जो बनाया गया है, चाहे वह अमृता शेरगिल का ही हो, उसकी सीमा से अनुबंध होकर रहने की बजाय आगे बढ़ने से पहले पूर्व में किए कार्यों को एक प्रकार से जानने की प्रक्रिया का दर्शाव है। लेखक अपने लिखे में, नर्तक अपने नृत्य में, गायक अपने गायन में यही सब तो करता है, फिर भी वह अपनी मौलिकता रचते हुए अपनी एक अलग शैली बनाता है। यही कला को लोकतंत्र है, जिसमें नियम और अनुशासन तो है, परंतु अपने तरह की तमाम स्वतंत्रताएं भी हैं। इस स्वतंत्रता में ही कलाकार अपनी कलाकृतियों स्वतंत्रता ढूंढ अपनी शैली बनाता है। हैवर ने यही किया है। उनकी कला को किन्हीं विशेष प्रभावों में नहीं देखा जा सकता। के हैवर ने नीले, पीले, लाल, भूरे, पीकॉक ब्लू आदि रंगों का कैनवास जीवंत कर दिया है। भारतीय कला परंपरा को सहजते हुए कला की आधुनिक शैली को अपनाने का उन्होंने सर्वथा नया मुहावरा भी दिया। उनकी कला शैली में जीवन की हमारी पारंपरिक मान्यताओं व धारणाओं की पुष्टि नहीं होती, बल्कि आधुनिक कला का भावबोध भी होता है। के हैवर के अंतिम दिनों की शैली शास्त्रीय है। उनकी कलाकृतियाँ रेखाओं के नर्तन में जीवन के सौंदर्य और अपरूप रंगबोध के तमाम पहलुओं को जीवंत करके प्रकृति एवं मानव रिश्तों की जैसी कैनवास परिभाषा लिखती है। उनके तमाम जो तेल चित्र हैं, उनमें जल रंगों की टेम्परा पद्धति की अप्रोच है। यह ऐसी है जिसमें समृद्ध टेक्सचर रंगों के कैनवास को समृद्ध करता है। गतिशील रेखाओं से वह भीतर के अपने मस्तिष्क को एक प्रकार से कैनवास पर रूपायित करते हैं, जिसमें प्रकृति, जीवन और उसमें समृद्ध तमाम स्मृतियाँ, चिंतन और अनुभव उत्घटित होते हैं। एट वर्ली कैव्स इसी तरह का उनका एक चित्रण है। यह महज संयोग ही नहीं है कि के हैवर ने बचपन में राजा रवि वर्मा के एक चित्र सरस्वती को देखा और उसमें इस कदर बसे कि उसकी हुबहू प्रतिकृति कोयले से घर की दीवार पर उकेर दी। यहीं से कला के लोक में एक प्रकार से वह प्रविष्ट हुए। राजा रवि वर्मा की तकनीक शैली भारतीय नहीं थी, परंतु विषय भारतीय थे और संयोग देखिए हैवर ने भारतीय परिवेश परंपरा को सहजते हुए उसमें पाश्चात्य तकनीक का एक प्रकार से झोंका लगाया हुआ है। शास्त्रीयता को कहीं लुप्त नहीं होने दिया। यही कारण है कि उनकी कलाकृतियों भारतीय का अपनापन है। रेखाओं में यहाँ के शास्त्रीय और लोक संगीत नृत्य का अद्भुत लय है और रंगों में देश की उत्सवधर्मिता का एक प्रकार से गान भी। प्रमुख चित्र धान कुटते हुए, तेल संग्रह का है श्री लिस्बथ एस। भीख मंगे, चल रंग संग्रह है आधुनिक कला संग्रहालय पेरिस। गंदी बस्ती की जिंदगी, केनेथ लूश। पोलैंड का गडरिया, स्याही संग्रह है एन.वी. अघात्यता। तमाशा, तेल संग्रह है निजी कनाडा। द्रौपदी का चीरहरण, बांसुरी की तान से निकले सुरों में वे शुद्ध होती स्त्री। अर्जुन का रथ हाँकते श्री कृष्ण, शंखनाद करता व्यक्ति, धरती का भगवान किसान। कृष्ण का विराट रूप, रिक्शा चालक, डमरू लिए नृत्य करती स्त्री। उत्सव पर्व पर गाते बजाते लोग, अपने मित्र शिवराम कावत को श्रद्धांजलि। सुनहरे गुलाब, तेल संग्रह है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। रिफ्यूजी, चक्की माँ और शिशु संग्रह है ये निजी। रंग पंचमी, गृह निर्माण, ड्राट, बांग्लादेश का जन्म आदि उनके उत्कृष्ट चित्र हैं। चित्र संग्रह,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनके कई महत्वपूर्ण चित्र सुरक्षित हैं, जिनमें कविता का जन्म, कैनवास पर तेल रंग, बांग्लादेश, कैनवास पर तेल रंग, अंधकार के पार, कैनवास पर तेल रंग, बाण, कैनवास पर तेल रंग आदि प्रमुख हैं। उनका माहिर दरगाह तेल रंग चित्र ललित कला अकेदमी नई दिल्ली के संग्रह में है। उनका एक चित्र ड्रीम वर्तमान में गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित है। चित्र प्रदर्शनी 1945 ईस्वी में बॉम्बई में उनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई। 1964 ईस्वी में न्यूयॉर्क में उनकी एकल प्रदर्शनी लगी। उन्होंने पहली बार 1965 ईस्वी में आर्ट नाउ इन इंडिया प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का दिल जीता था, जो लंदन और ब्रुसेल्स में आयोजित हुई थी। इसके अलावा हैवर ने कई अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया, जैसे वेनिस बिएनाले, साओ पाउलो आर्ट्स बिएनाले और टोक्यो बिएनाले। सम्मान पुरस्कार हैवर 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए। उनको ललित कला अकेदमी नई दिल्ली द्वारा 1956 से 57-58 में लगातार 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1976 ईस्वी में ललित कला अकेदमी के फेलो रत्न सदस्य मनोनीत हुए। 1989 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान दिया गया। निधन 26 मार्च 1996 ईस्वी को के हैवर का मुंबई में निधन हो गया। ऐसे कलाकार का निबंध न केवल कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, वरन भारतीय संस्कृति जीवन पर आघात भी है। हैवर की प्रतिबद्धताओं से जुड़े रहकर उनके कामों को हम आगे बढ़ाएं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये आपका चैप्टर 22 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।